इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। महाकाल मंदिर ट्रस्ट के प्रति लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। भक्तों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर जताया विरोध, तो साधु संतों ने आवाज की बुलंद। अतिक्रमण हटाने में निगम कर रहा है भेदभाव। छेड़ी रेत चौक में रसूखदार व्यापारी का अतिक्रमण नहीं हटाकर अन्य व्यापारियों से किया सौतेला व्यवहार। गुड बाय का स्टेटस डालने के बाद युवक ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। आखिरी सलाम में लिखा, चलो कुछ दिनों के लिए दुनिया छोड़ देखते हैं कितना याद करते हैं लोग। और लेक सिटी में हुआ सेना भर्ती का आगाज। पहले दिन 3500 युवाओं ने दौड़ में लिया भाग। 28 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महाकाल ट्रस्ट के विरोध में आए साधु संतों की। महाकाल मंदिर की सार्वजनिक ट्रस्ट की मनमानी के चलते अब चौतरफा आक्रोश देखा जा रहा है। देव स्थानों पर सरकार का पहरा तो खत्म हो गया और सभी मंदिरों में भक्तों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है, लेकिन महाकाल मंदिर का गर्भगृह अभी तक पहरे में है। और इस बार यह पहरा सरकार का नहीं बल्कि सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट का है। महाकाल मंदिर का गर्भगृह पहरे में होने की वजह से जलाभिषेक से वंचित भक्तों में जोरदार आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को ट्रस्ट को सद्बुद्धि देने के लिए एक और जहां भक्त महिलाओं ने कीर्तन किए, वहीं संत समाज ने भी एकत्रित होकर ट्रस्ट की मनमानी का जोरदार विरोध किया है। संत समाज ने प्रशासन से ट्रस्ट को तत्काल भंग कर व्यवस्था अपने हाथ में लेने का सर्वसम्मति से नए ट्रस्ट के गठन की मांग की है। पहले महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर ताले जड़ने और बाद में भक्तों के गर्भगृह में जाकर महादेव का जलाभिषेक करने पर रोक लगाने की वजह से पनपा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में ट्रस्ट जहां अपना अडियल और मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं, वहीं भक्तों ने भी महाकाल का जलाभिषेक और विधिवत पूजा अर्चना करने की ठान ली है। मंदिर में मनमानी कर रहे ट्रस्ट के सदस्यों को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए क्षेत्र की भक्त महिलाओं ने मंदिर परिसर में महीनों बाद अपनी कीर्तन का सिलसिला शुरू किया है। साथ ही महिलाओं ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि महाकाल का जलाभिषेक भक्तों के लिए शुरू किया जाना चाहिए। भक्तों ने इस बात पर भी रोष व्यक्त किया है कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को महाकाल की प्रतिमा पर फूल माला तक नहीं चढ़ाने दी जाती है। बरसों से मंदिर आ रहे शिव भक्तों ने बताया कि महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए सार्वजनिक ट्रस्ट का निर्माण किया गया था, लेकिन आपसी कलह के चलते न तो महाकाल की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है, न ही भोग प्रसाद की कोई व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जाती है। यहाँ तक कि महाकाल की नियमित पूजा अर्चना के लिए एक पुजारी भी नियुक्त नहीं किया गया है। नियमानुसार महादेव की त्रिकाल आरती भी होनी चाहिए, जो काफी समय से बंद है। महाकाल का अभिषेक भी नल के पानी से किया जा रहा है, जो सर्वथा गलत है। महाकाल के भक्तों ने ट्रस्ट की मनमानी को लेकर किस तरह से आक्रोश व्याप्त है, आप खुद देख लीजिए। हर एकादशी को हमारे यहाँ 11 का सत्संग फिक्स है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सत्संग नहीं हो पाया, तो हम वापस शुरू किए, लेकिन अभिषेक वगैरह कुछ करने नहीं दे रहे। तो हम भगवान से ये चाहते हैं कि भोलेनाथ इन महाकालेश्वर वाले भक्तों के लिए ये जल अभिषेक के लिए इजाज़त दिया जाए और ट्रस्ट वालों को सद्बुद्धि देवे, ताकि हम सबको भक्तों को जल चढ़ाने की अनुमति मिल जाए। बस हम यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस हम सत्संग वगैरह करें और आप भक्तों से महाकाल से निवेदन करो, आप सब सारे भक्तों कि हम महाकाल को जल चढ़ा सकें, क्योंकि महाकाल को जल के सिवा और कुछ प्रिय नहीं है। इसलिए बस यही चाहते हैं। हम जैसे लॉकडाउन से पहले भी हम लोग यहाँ पे एकादशी का सत्संग किया करते थे। आज भी अब लॉकडाउन खुल गया, मंदिर में सब भगवान ने यथावत पूरा पहले से जैसे सामान्य जनजीवन कर दिया है। तो आज हम सब वापस यहाँ पे एकादशी के सत्संग के लिए आए हैं और हम एकादशी का सत्संग कर रहे हैं। और बस एक ही है, भगवान बस मन में इच्छा है, हम माता इनको जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो भगवान इनको थोड़ा सा देवे
सद्बुद्धि दे या जो भी है, तो भाई सब भक्तों को क्यों मेरे भगवान कहाँ सता रहे हैं हमको, भगवान तो बुला रहे हैं, पर अब यहाँ पे पता नहीं क्या चल रही है इन लोगों का जो हमको जल चढ़ाने के लिए मना करें। हम एक ही तो मांग रहे हैं भाई महादेव को जल चढ़ाने दो, जल अभिषेक महादेव को सबसे प्रिय है, तो जल तो कम से कम चढ़ाने दें और कुछ नहीं करे तो। हाँ हुक्म ट्रस्ट वालों को मैंने ज्ञापन दिया था सबसे पहले, जब मंदिर खुलवाया, ज्ञापन देके मंदिर खुलवाया, उसके बाद में वापस जल चढ़ाने के लिए मैंने वापस अब एक ज्ञापन और दिया था, फिर वो दिया कि भाई इन्होंने देवस्थान विभाग ने मना कर रखा है, फिर उसका बोर्ड बोला कि कलेक्टर ने मना कर रखा है। तो हमारे को क्या चाहिए, हम लोग कुछ भी नहीं, बस एक महादेव के जल चढ़ा कर हमारी आत्म शांति को प्राप्त करें। बड़ी श्रद्धा से भक्त लोग बाहर से माला लेके आते हैं, जो बाहर काउंटर लगा हुआ है वहाँ पे बैठे हुए ये ट्रस्ट के लोग उन भक्त से वापस माला उनको दिलवा देते हैं। जो गरीब लोग हैं बाहर माला बेचने के लिए बैठे, ऐसा नहीं करें, श्रद्धा से माला लाए, भगवान के निमित्त बाहर ही रख दे, भली कोई बात नहीं, मगर ली हुई माला वापस नहीं दे, ऐसा नहीं करें। बस हमारी यही इच्छा है कि जो भक्त लेके आए वो माला प्रसाद जो भगवान के सामने अर्पण हो। ये जो चल रहा है यहाँ जलाभिषेक नहीं करने दिया जा रहा है, तो हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम सब महिलाएं जो हैं यहाँ आते हैं, हमेशा आते रहे, और इस तरह की जो अव्यवस्था ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही है ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस हिसाब से हम भक्त अगर हमारी बात कुछ कहते हैं और मीडिया हमारे साथी मतलब ये यहाँ पे हमारी बातों को आगे रखते हैं, तो उन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है और असामाजिक तत्व कहा जा रहा है। तो असामाजिक तत्व क्या है, हम इसकी परिभाषा जो यहाँ के ट्रस्टी उनसे जानना चाहेंगे कि अब असामाजिक तत्व कौन है, क्या हम भक्त असामाजिक तत्व है, या हमारी बातें जो मीडिया उठाता है, मीडिया तो उसका काम ही है कि इस तरह के मुद्दे उठाने का, तो ये इसका हम घोर भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और हम बस हमारा हाथ जोड़ के, हम तो कुछ भी नहीं चाहते, हम तो सिर्फ महादेव है उसके ऊपर जलाभिषेक करना चाहते हैं, उसके ऊपर नल जो लगा दिया गया है, जो इस तरह की मतलब जो परंपरा है उसको मतलब कहीं ना कहीं खंडित किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और सुचारू रूप से व्यवस्था चलाना ट्रस्ट का काम है। यदि ट्रस्ट से इस तरह का कार्य नहीं हो पा रहा है और ऐसी कोई गाइडलाइन भी नहीं जिसके तहत ये लोग मना कर रहे हैं, अगर ट्रस्ट से ये काम नहीं हो रहा है और काफ़ी बातें सुनने में आ रही है, तो मेरा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस चीज़ को जो है वो देवस्थान विभाग संज्ञान में ले, प्रशासन संज्ञान में ले और अपने निगरानी के अंदर लेके और इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और सुचारू रूप से व्यवस्था चलाई जाए, ताकि हम जो महाकाल के भक्त हैं यहाँ जो जिस तरह से सदियों से आ रहे हैं और इस तरह की सेवाएँ चल रही है, महाकाल की सेवा में कहीं कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने चाहिए। आज महाकालेश्वर महादेव मंदिर में भक्तजनों द्वारा एक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था, उस सत्संग का मकसद ये है हमारा कि इन ट्रस्ट वालों को सद्बुद्धि दे। जो ट्रस्ट महादेव की न होकर एक निजी संपत्ति के लिए चक्कर में ये ट्रस्ट बनी थी, जो केवल और केवल अपना खुद का महत्व देखते हुए चीज़ों को भंग करना, बंद करना, तोड़ा तोड़ी करना, जीर्णोद्धार के नाम पर पुराने मंदिरों को तोड़ना, चीज़ों को ध्वस्त करना, ये सब चीज़ें इनका कभी से चल रहा था। पर यहाँ की आम जनता जो चाह रही थी कि महादेव की पूजा करना, उनका जलाभिषेक करना और नियमित पालना करना कि जो मंदिर में पुजारी भी हो, साफ़ सफाई हो, कौओं की पीठ भी मंदिरों में मूर्तियों पर पड़ रही है जिनकी साफ़ सफाई ये नहीं रख रखे हैं। साथ में बाहर जो बैठे हैं ये फूल माला वाले हैं, उनको भी मार कर भगाया हुआ है। पहले एक धूनी पे एक महाराज रहते थे, उनको भी इन्होंने मारकर भगाया, उनकी धूनी तोड़ दी। प्रशासक नियुक्त करने की जो मांग उठी है कि नहीं जी, तो होना चाहिए। मतलब ये हम सब चाहते हैं कि ट्रस्ट को भंग किया जाए पहली बात, और दूसरा नया ट्रस्ट बनाया जाए जो सर्व समाज का हो और साथ ही साथ क्षेत्रवासियों का भी बाहुल्य हो उसमें, कि क्षेत्रवासी के हिसाब से भी चलना चाहिए कि जो भक्तों की मांग हो उस पर चर्चा करें और उस पर विचार मंथन करते हुए एक ट्रस्ट बने जो सार्वजनिक जैसे मंदिर है, सार्वजनिक ट्रस्ट भी सार्वजनिक होना चाहिए। यह तो बात थी भक्तों के आक्रोश की। अब चलते हैं उन संतों की ओर जिन्होंने बरसों तक महाकाल मंदिर में सेवा पूजा की है। एक समय में महाकाल मंदिर की व्यवस्थाएं यही संत देखा करते थे, लेकिन ट्रस्ट के स्वयंभू सदस्यों ने इन्हें अब बेदखल कर दिया है। महाकाल मंदिर में ट्रस्ट की मनमानी से संत समाज में भी जोरदार आक्रोश व्याप्त है। जनभावनाओं की कदर करते हुए सोमवार को संत समाज ने भी मंदिर परिसर में एक बैठक रखी।
बैठक में शहर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न मठों और संप्रदाय के संत शामिल हुए। महाकाल मंदिर के मूल अधिकारी नाथ संप्रदाय के महंत व संत भी इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में महाकाल मंदिर में ट्रस्ट की मनमानी और अव्यवस्थाओं को लेकर तो चर्चाएं की ही गई, साथ ही मंदिर परिसर में बनी प्राचीन धरोहरों, मंदिरों और समाधियों को तोड़े जाने का विरोध भी किया गया। संत समाज ने बैठक के बाद मंदिर परिसर में उन सभी प्राचीन व महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया जिनमें मंदिर के विकास के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है। दौरा करते हुए संत समाज ने प्राचीन स्थलों पर तोड़फोड़ पर ऐतराज जताया। संतों ने मंदिर परिसर में बेतरतीब विकास पर भी आपत्ति जताई। इस अवसर पर ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने वर्तमान ट्रस्ट सदस्यों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और संतों की बात का समर्थन किया है। ATN उदयपुर न्यूज की टीम ने संतों से चर्चा की तो उन्होंने न केवल अपनी पीड़ा बताई बल्कि बरसों से महाकाल मंदिर में रहने वाले महंतों के साथ ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की व्यथा भी बयां की। संतों ने यह भी साफ किया कि उन्हें न तो महाकाल मंदिर की कोई जागीर चाहिए और न ही कोई अधिकार, बस महाकाल की सेवा पूजा उचित तरीके से हो, भक्तों को जलाभिषेक का अधिकार मिले और प्रशासन ट्रस्ट की मनमानी पर रोक लगाते हुए नई व्यवस्था करे। संतों ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। महाकाल में अव्यवस्था की वजह से सब संत और भक्त नाराज है और दूसरा महाकाल के अंदर जो जल चढ़ता है वो पाइप से चढ़ाया जा रहा है, भक्तों को सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा समाधियाँ वगैरह अस्त व्यस्त कर रखी है, गौशाला अस्त व्यस्त कर रखी है और उनने मनमानी कर रखी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमारे जो संत यहाँ रहते हैं उनको परेशान करते हैं तो वो उनकी व्यवस्था की जाए, परेशान नहीं करें। तो इसमें आपकी कोई प्रशासनिक अधिकारियों से कोई चर्चा हुई, आप करेंगे देवस्थान विभाग या कलेक्टर में किसी से? कोर्ट में केस चल रहा है और उनको नोटिस जाहिर कर रखी है। नहीं, पर इनकी मनमानी तो आगे भी जारी रहेगी तो उसके लिए कोई सख्त कदम आता? हाँ, तो होगा ना, व्यवस्था होगी इसकी आगे। संत समाज के जरिए, भक्तों के जरिए, कानून के जरिए। क्या निर्णय रहा आपके? अभी तो ये ऐसे ही भक्तों ने चर्चा करी है कि वह आगे क्या किया जाए। संघर्ष समिति को कोई कमेटी वगैरह गठित करी क्या आपने? नहीं, भक्तों का भावनाओं को देखते हुए चर्चा हुई है। अटे रहते रहते बाबूजी 50 साल होगी मोए कई, और कभी तो बिजली बंद हो जाए, कभी लाइट तोड़ी दी, कभी कई अबे सब ठोकरे आई गयो बाबूजी, तो कोई कई व्यवस्था कोई नहीं है बाबूजी, साधु संत की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो आपको मना किया है क्या यहाँ मत रहो? हाँ, मना किया है। किसने किया था? ये वकील साहब ने, अपने ठेकेदार साहब एम क्या था, अटे बूटू ने लगाड़ो, अटे सेवा नहीं करी, समाधि के अटे कटे सेवा, अगरबत्ती ने लगाड़ो, मेम क्या जो नहीं लगाड़ो, क्या करो ये वो। तो आप जिस कुटिया में रहते थे वो भी तोड़ दी थी क्या इनने? हाँ, जहाँ पे रहते थे पीछे कुटिया में वो तोड़ दी थी क्या? हाँ, तोड़ दिया ने, वो समुद्र जी का कुटिया वो रहने वाला सब तोड़ दिया। बासी खाली हमारी ज रह गई, सोतरो हनुमान जी वालों, भैरू जी वालों ने, समुद्र जी सोतरो जी सब टूट गयो। तो अभी कहाँ विराज रहे आप? अभी तो ओलियाड़ी कुटियो है, हमारे रह जो बाजी। तो दादा बड़े कुटिया बात है क्यों आपने? कुटिया वास्ते एम क्या जो है कि थानेदार साहब आ जा हाजे कि कुटिया में घेरक ना रहे, तो मैं दिल्ली आड़ी रिपोर्ट की थी, जरा हाँ खा की थी कि यो हनुमान जी वालों ने समुद्र जी के सोतरो तोड़ी दी, दो जने सोतरो नहीं तोड़वा साहबता। अब क्या करना साहब, तो कमेटी वाला जरा लड़ाई नहीं करता कहीं। मैं कह भाई लड़ाई कहीं नहीं करी भाई, एम करो कि मैं कब्जो लिखूँ, 40 साल को कब्जो लिखी नहीं गया, तो तुम्हें को भी दाम दीम करे, तोड़ फोड़ करे तो फोन कर जो, तो मैं बच्चा हमारी को हमन कौन तोड़ता, मैं थाना में फोन की दो, ये थाना वाला हम कह कि आप जो अटे आओ, तो बटे गयो तो वहाँ तोड़े ख़त्म कर दियो। पाछो थोड़ी वेला बैठो बोलते थानेदार साहब एम कह कि वहाँ जो हाजे माँ आवा, हाजे वेद नहीं आ जा कई, ये सब मिली जुली कमेटी वाला आ जा बासी, वकील साहब ने, ठेकेदार ने, 2 4 5 जना एक लेडी से, तो वे बठेठ माँ पे गए, तो हम क्या ही घटे कि पुटू किसी ने सेवा की नहीं, अगरबत्ती लगाड़ी जी, मैं कह ये तो राम शरण हो गया, जल्दी कह रो मुँह तो करी रह जो कई, जो एवं नहीं करना,
ये बंदे करना रहो सेवा नहीं करना है जिम रहे होगा तो मुँह मैं क्या जू क्या वाह नहीं करूँ सेवा अटे अगरबत्ती नहीं लगाड़ो वाह अबे अबे कई चाहो यूं पूछ रहा है अबे कई करवा सावो बे आने भाई ये गांव है मुझे हूँ एकलो कई मैं एकलो हूँ अरे गांव है अटे यो परिवार अनंत अटे दे वकील साहब ने सब अटे का मोलाज करा सब कमेटी वाला अटे का है कई तो अब हमारे तो देखा आपने किस तरह से भक्तों को भगवान से दूर किया जा रहा है और ट्रस्ट की मनमानी को लेकर भक्तों और संतों में किस तरह से आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने और अनलॉक की प्रक्रिया के साथ सरकार ने सभी मंदिर को सामान्य रूप से खोले जाने के निर्देश दे दिए थे। इसके बावजूद महाकाल मंदिर के सार्वजनिक प्रन्यास ने महाकाल को ताले में रखा। ऐसे में भक्तजनों को बिना दर्शन के ही मुख्य द्वार से निराश होकर लौटना पड़ रहा था। आमजन और शिव भक्तों के विरोध के बाद जब मजबूरन मंदिर के ताले खोलने पड़े थे तो भी ट्रस्ट ने अपना मनमाना रवैया आगे जारी रखा और मंदिर के गर्भगृह में जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में दिन ब दिन ट्रस्ट के प्रति भक्तों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाकाल मंदिर ट्रस्ट की मनमानी के विरोध में शहर में एक अभियान सा चल पड़ा है जिसमें न केवल आम जनता और भक्त शामिल है बल्कि अब इस लड़ाई में संत महंतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। नाथ मैं पीछे समाधि पर रहता था, शंभुनाथ जी की समाधि है, वहाँ पर धुनी बनी हुई है। वो मैं 5 साल से वहाँ सेवा पूजा कर रहा था आराम से। दोनों भैरवनाथ का मंदिर भी है, वहाँ पर आए ये लोग, मुझे 2-4 बार पहले डिस्टर्ब किया था, मतलब मना किया, फिर भी 2 महीने और भी निकाले। उसके बाद में आए, अपने आप ही सारे पतड़े वतड़े हटा दिए, मुझे भी हटा दिया वहाँ से, सारे सामान भी एक तरफ रखवा दिया, सब फिंगा दिया, किसी ने कोई लोग ले गए। उसके बाद पूरे पतड़े हटाए, फिर धुनी को भी तोड़ तुड़ा के एकदम सिंपल कर दिया, धुनी भी तोड़ दी। भैरवनाथ के पीछे पूरे इतने 20-20 फीट खड्डे कर दिए, इतनी लंबे लंबे, और सारी समाधि की दीवार तोड़ दी। 1-2 टाइल्स भी टूटी हुई थी समाधि की। अभी देखो आप तो उसमें सारा नजर आएगा, फोटो देखोगे उसमें सारा पब्लिक पता पड़ेगा। आज हमारा हिंदू समाज को सबको लासन लागे ऐसी एक महाकाल में व्यवस्था थी रही है, वो ट्रस्ट चलावे है। तो साधु संतों का उदयपुर संत मंडल का मैं उपाध्यक्ष हूँ, ये नाते मेरे को संत को बुलाया है। तो मेरा निवेदन है कि महादेव जी को जल चढ़ाना दे। और मैं नाथ संप्रदाय जी हूँ, तो हमारा नाथों का ये धूणा बंद किया है, हमारी ओगड़ी माता का धूणा बंद किया है। हमारी ओगड़ी माता ये आया खूब तपस्या करी से, हमारा नाथोए केटलाय आया होमाई गया है, केटली समाधि है। तो आज एना दुरुपयोग में कोई मालिक की मनमानी करे है, એટલે અમારે અહીંયા આના પડ્યા है। અહીંયા गौशाला, गौ सेवा, गौ सेवा चलती ये बंद है। धूणी माता जो अखंड धूणी चल रही थी ये बंद है। हमारे भोलानाथ को जल चढ़ता ही बंद है। तो मेरा उदयपुर की जनता को निवेदन है कि ये जल सेवा चालू थाय, हमारी धूणी चालू थाय, अने परंपरा जे नाथू का धूणा है ये चालू करे, इमा सब सहयोग करे। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र के हाथीपोल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक किशोर ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किशोर महेंद्र सिंह गोगुंदा क्षेत्र के मारूवास का रहने वाला था और यहां पर किराना स्टोर पर कार्य करता था। हालांकि महेंद्र सिंह ने आत्महत्या करने से पहले स्टेटस पर गुड बाय लगाया और यह भी लिखा कि चलो कुछ दिनों के लिए दुनिया छोड़ देते हैं, सुना है लोग बहुत याद करते हैं। इधर किशोर के आत्महत्या करने के बाद घंटाघर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवाया और शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने यह जरूर कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाने पर सूचना मिली थी कि महेंद्र सिंह नाम के लड़के ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। इस पर हम सभी मौके पर पहुंचे हैं।
यहाँ के देखा तो एक रस्सी से लटका हुआ था और हमने उसके साथियों से भी बात की, इस मकान मालिक से भी बात की। उसने मोबाइल पे रात को 1:30 बजे एक स्टेटस भी डाला हुआ था जिसमें गुड बाय लिखा हुआ है और आंसुओं से एक इमोजी बना रखी है। अभी हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअल में क्या स्थिति, क्यों सुसाइड किया या मृत्यु का क्या कारण रहा है। उदयपुर शहर के अंदरूनी इलाकों में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से शहरवासी खासे परेशान हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन के बाद से ही मंदी का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के धीमी गति के कार्यों से व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में अब व्यापारियों के साथ एल&टी कंपनी के अधिकारियों और निगम के सत्ताधारियों द्वारा पक्षपात करने का मामला भी सामने आया है, जिसमें निगम एक व्यापारी पर इतना मेहरबान हो गया कि न ही अवैध चबूतरा नजर आया और न ही उस पर बना अवैध कैबिन। शहर के जीणी रेत चौक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्य प्रगति पर है, लेकिन वहां पर स्मार्ट सिटी का कार्य करने वाले अधिकारी निगम में बैठे सत्ताधारियों के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं, जिसमें व्यापारी अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। जीणी रेत चौक में सड़क किनारे बनी दुकानों के बाहर बरसों पुराने चबूतरे बने हुए थे, जिन्हें एल&टी कंपनी के अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए ये निर्णय सहयोगी भी साबित हुआ है, लेकिन कुछ रसूखदार व्यापारियों की दुकानों के आगे बने चबूतरों को छोड़ दिया गया है, जिससे अन्य व्यापारियों में रोष है। आपको बता दें कि जीणी रेत चौक में बनी लवली गारमेंट की दुकान के आगे एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से सड़क भी सकड़ी हो गई है और रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अन्य व्यापारियों की दुकानों के बाहर बने बरसों पुराने चबूतरों को तो तोड़ दिया, लेकिन लवली गारमेंट की दुकान के बाहर बने चबूतरे को कोई आंच नहीं आई। साथ ही रसूखदार व्यापारी ने दुकान की आड़ में अतिक्रमण करते हुए चबूतरे पर ही एक केबिन भी खड़ा कर दिया है, जहां दुकान का ही माल बेचा जा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम में अवैध चबूतरे को तोड़ने के लिए कई बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है, लेकिन व्यापारी की राजनीतिक पहुंच होने के कारण कोई सुनवाई नहीं होती। माने समस्या यह रही है कि चबूतरी 60 साल पुरानी ही वह तोड़ ना की, अबे वापिस आते दो तो वापिस बनावा माँ चबूतरी कई, और बाकी चबूतरे आप नहीं बनावा तो होगा तो आगे केबिन भी हटाना पड़ेगा नुक्कड़ वाला। तो आप शिकायत की थी पहला? शिकायत तो अड़ा कर गाड़ी कई शिकायत तो माने गजू भाई की थी है, पर वो अबे माने समस्या यह है कि चबूतरी बनवाओ तो ठीक है और नहीं बनवाओ तो आगे लोग केबिन भी आप तोड़ो। हमारे चबूतरे हटा दिए गए हैं और ये बिना कारण से नाली के अंदर होने के बावजूद इन्होंने हटा दिया। व्यवस्थापूर्ण हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, सामने केबिन आता है उसको वो नहीं हटाया गया है, वो नाली के ऊपर आ रहा है कि तो फिर हमें भी चबूतरे वापस पक्के बनाने की इजाज़त दी जाए, इजाज़त नहीं तो वो केबिन भी हटाया जाए। तो देखा आपने किस तरह से राजनीतिक पहुंच रखने वाले व्यापारी को बख्श दिया गया और आम व्यापारी नियमों की बलि चढ़ गए। जब हमारी टीम ने लवली गारमेंट के संचालक से बात की तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक पहुंच रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यापारियों के खिलाफ निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं आम जनता रोजाना निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते का शिकार होती है। यदि नगर निगम शहर को अतिक्रमण मुक्त देखना चाहता है तो उसे बिना पक्षपात के कार्रवाई करनी चाहिए। जीणी रेत चौक में बने लवली गारमेंट के संचालक इतने रसूखदार हैं कि उन्हें अवैध काम करने के बावजूद भी किसी तरह का कोई डर नहीं है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची और चबूतरे पर केबिन बनाने की स्वीकृति का पत्र मांगा तो संचालक द्वारा तुम्हारे जैसे खूब आते हैं कहकर स्वीकृति पत्र दिखाने से मना कर दिया गया। ऐसे में अन्य व्यापारियों के साथ पक्षपात करने जैसी दोगली नीति से ही शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा। हमारी समस्या ऐसा है, हमारा घर पुश्तैनी मकान है और उसके बाद पक्की चौतरियाँ बनी हुई थी, उसके सब पत्थर तोड़ दिए गए, 2-2 हज़ार रुपये के पत्थर हैं और हम कहाँ से लगावें, हम गरीब आदमी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं और उनको हाथ जोड़ के गए तो भी वो नहीं लगा पा रहे हैं। और जो पास में अवैध केबिन है और उसका जो नगर पालिका से 60 गार्ड और के किराया भी जमा नहीं हो रहा है और न वो हटाया जाना है और वो कुछ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं आरएमबी की और दूसरी लड़कियों को, उसके लिए कोई पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती है, न प्रशासन कोई एक्शन लेता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य हो रहे थे उस कार्य में
नगर परिषद के लोगों ने अपने कुछ नेताओं के साथ मिलकर हमारे चबूतरे उड़वा दिए गए, जिसके साथ में हमारी दुकान के सामने एक केबिन का भी बना हुआ है, उस केबिन को इन्होंने बचा दिया गया है। व्यवस्थापूर्ण हमारे चबूतरे न जाने कैसे किस तरीके से नाली के बाहर की साइड में, नाली के अंदर की साइड में थे, तो उन्होंने उस चबूतरे को हटा दिया गया है। और हटाने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ पे काफ़ी जो केबिन है सामने की साइड में, हमारी रोड के बाहर जो सामने केबिन बना हुआ जो नदी के ऊपर आ रहा है, उस केबिन को साफ तौर से बिल्कुल बचा दिया गया है। तो आपसे निवेदन है कि कैसे भी कैसे इस करके उस केबिन को हटाया जाए और हमें शांति प्रदान की जाए। कि उप महापौर से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि मैं पार्टी के आदमी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। जब मैंने इसकी शिकायत नगर परिषद के उप महापौर जी को करी थी तो उन्होंने उनके एक ही वर्ड थे कि पार्टी के आदमी के खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे इस चीज़ के लिए समाधान चाहिए कि ये कैसे हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आके अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी आके देख के जाते हैं, वे बोलते हैं ये सब गलत बना हुआ है, केबिन भी गलत बना हुआ है, उसके बावजूद भी उस केबिन को वापस यथास्थिति स्थिति में रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका हमें जवाब चाहिए। आपने इससे पहले अधिकारियों को सूचित किया था? अधिकारियों को सूचित किया था मैंने, बाकायदा मेरी 2 बार 3 बार रिपोर्ट जा चुकी है उनके पास में। मेरी 2 बार रिपोर्ट में खुद पर्सनल तौर से उप महापौर जी से मिला था, तो उनकी एक ही वर्ड है कि पार्टी के आदमी के खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। सीधी सी बात है। और हम आम लोगों को तो इन लोगों ने, हमारे आम लोगों को तो चबूतरे उड़ा दिए हैं। वो पार्टी के आदमी के जो केबिन जो बना रखा है, अवैध केबिन है जिसमें कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उस केबिन को इन लोगों ने बचा रखा है जो कि नाली के ऊपर बना हुआ है। और अपने टेलीफोन के खंभे की आड़ में उस केबिन पे कब्जा कर रखा है। ATN उदयपुर न्यूज भी निगम के कर्ता धर्ताओं से अपील करता है कि नियम सबके लिए समान है। शहर को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त देखने का इंतजार हर शहरवासी कर रहा है और इसी वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तोड़े जा रहे चबूतरों पर आज तक किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ है। शहरवासी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग ही कर रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे पक्षपात से शहर साफ सुथरा कैसे हो पाएगा। सेना में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए उदयपुर में सोमवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश के 11 जिलों के अभ्यर्थी सेना में भर्ती होने के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। सेना भर्ती रैली का आयोजन महाराणा प्रताप खेलगांव परिसर में किया जा रहा है। ऐसे में खेलगांव और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को आर्मी और पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है। सेना भर्ती रैली के लिए करीब 66,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो वहीं कोविड की गाइडलाइंस की पालना के लिए प्रतिदिन 3500 अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम दिनों में मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पहली दौड़ में सफल हो रहे हैं, उन्हें आगे की परीक्षा के लिए रोका जा रहा है और असफल अभ्यर्थियों को अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। सेना भर्ती रैली में 1000 आर्मी के जवानों का चयन किया जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर। और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स। 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021 के नव आगंतुक छात्र छात्राओं का सोमवार को स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार शैक्षणिक सत्र की शुरुआत देर से हुई है। सोमवार को MBBS के 150 छात्र छात्राओं का प्रबंधन की ओर से ओरिएंटेशन प्रोग्राम और व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। अनंता एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह राव ने नव आगंतुक छात्रों का स्वागत किया। प्राचार्य डॉक्टर प्रमिला बजाज ने संस्थान के नियमों और विनियमों पर ध्यान केंद्रित कराया, जबकि अधीक्षक डॉक्टर AL साल्वी ने अस्पताल की सुविधाओं और सेवाओं पर प्रकाश डाला। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रमुख ने छात्रों को नए वातावरण से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें चिकित्सा पेशे में नैतिकता के महत्व का मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर 2016-17 के बैच की छात्रा दीपिका शर्मा, मिताली कोठारी, बैच 2018-19 की छात्रा रूपम राजपुरोहित, श्वेता बिश्नोई, राघव अग्रवाल और पूर्वी शर्मा को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विश्वविद्यालय की मेरिट में स्थान प्राप्त करने पर अध्यक्ष द्वारा 1-1 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन हिपोक्रेटिक शपथ और राष्ट्रगान के साथ हुआ। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार को मानव संसाधन विभाग द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले फेज में 264 रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स सम्मान से नवाजा गया। सोमवार को गीतांजलि परिसर में आयोजित हुए इस सम्मान समारोह में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। गीतांजलि हॉस्पिटल के CEO प्रतिम तंबोली ने बताया कि ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दी है। इन सभी डॉक्टर्स के उत्साहवर्धन के लिए ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल, गीतांजलि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर RK नाहर, डीन और प्रिंसिपल डॉक्टर SS मेहता और गीतांजलि हॉस्पिटल के CEO प्रतिम तंबोली मौजूद रहे। आज दिनांक 6 फरवरी सन 2021 शनिवार गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस में आज जो ये सेरेमनी ऑब्जर्व की जा रही है वो है सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स। इसके प्रथम अध्याय के अंदर हमने वो सारे डॉक्टर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहे, तृतीय वर्ष, द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, MD जो कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, लगभग 264 स्टूडेंट्स को आज यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया। उनका सम्मान किया गया है। जिस तरह उन्होंने पिछले 9 महीने, अगर हम कहें अप्रैल या मार्च 23 से लेकर अब तक हॉस्पिटल में जिस तरह उन्होंने अपना कार्यशैली करी है, अपनी जान की बिना परवाह किए हुए उन दिनों में जबकि वैक्सीन्स भी नहीं थे और नहीं ये पता था कि उनको किस तरह इलाज करना है, हमको बीमारी के बारे में इतना पता नहीं था जितना आज पता है। लेकिन एक डॉक्टर ने जो बिना अपनी परवाह किए, कई व्यक्तियों ने बराबर यहाँ पर पिछले 8-9 महीने में बिना घर गए हुए अपने सेरेमनीज़ को चेंज करते हुए, अपने शादियों को चेंज करते हुए, अपने पर्सनल सेक्रीफाइसेस करके समाज की मरीज़ों की सेवा करी। उनका सैल्यूट करना तो बिल्कुल बनता है और इसलिए आज यहाँ पर कंप्लीट गीतांजलि फैमिली यहाँ पर इकट्ठी हुई है। 264 डॉक्टर्स का, उनके HODs, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर RK नाहर और श्री एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल जी और डॉक्टर मेहता साहब द्वारा ससम्मान उनका आज मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। हम आशा करते हैं कि ये डॉक्टर्स जिस तरह इन्होंने कोरोना के ऊपर जीत हासिल करी है, उन मुश्किल हालात में जिस इनडोमिटेबल स्पिरिट और जिस संयम से, जितनी मेहनत से, बिना अपनी परवाह किए वो सेल्फलेस सर्विस हमेशा जारी रहे, यही हमारी उनसे आशा है। उदयपुर शहर के सबीना थाना इलाके के तितरडी क्षेत्र में एक शख्स मोबाइल चोरी करते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। आसपुर का रहने वाला ऋषि शर्मा अपनी कार से तितरडी चौराहे पर पहुंचा और मेडिकल की दुकान पर दवाई लेने के लिए उतरा। तभी उसका OnePlus मोबाइल नीचे गिर गया और वह दुकान पर दवाई लेने चला गया। इसके बाद वह फिर से अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद एक बाइक सवार शख्स पर गई और उसने बड़ी चालाकी से इस मोबाइल को उठाया और इधर उधर देखकर अपने परिवार को बाइक पर बैठा कर रवाना हो गया। जब मोबाइल खोने का ऋषि शर्मा को पता चला तो वह पुनः तलाश करता हुआ उस दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बात की। इस पर दुकानदार ने CCTV कैमरे की फुटेज खंगाले तो इस घटना का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। इसके बाद ऋषि शर्मा ने सबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है।
राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले संभाग भर के पटवारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और सरकार द्वारा पटवारियों के वेतन को लेकर वर्ष 2018 में समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करने की मांग की गई। आपको बता दें कि पूर्व में भी पटवारियों ने विरोध प्रदर्शन कर समझौते को लागू करने के साथ साथ अन्य मांगों को पूरा करने की बात कही। एक बार फिर उदयपुर संभाग के पटवारियों ने संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि पटवारियों का ग्रेड पे 3600 किया जाए और सरकार जो पदोन्नति करती है उन्हें भी 7, 14, 21, 28 वर्ष के पे ग्रेड का लाभ दिया जाए। पटवारियों ने यह भी कहा कि अब सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो पटवारियों को सड़कों पर उतरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले संभाग भर के पटवारियों ने संभागीय आयुक्त को कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान पटवारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। आज पटवार संघ की मुख्य मांग 3600 पे ग्रेड, इसके लिए लाल बस्ता सड़क पर आक्रोश रैली का हर राजस्थान में हर संभाग लेवल पर ये रैली का आयोजन पटवार संघ द्वारा किया गया। पटवार संघ 14 महीनों से निरंतर गांधीवादी तरीके से आंदोलन थे। पूर्व में सरकार जैसे जो समझौता हुआ उस मांग को लागू करने के लिए मुख्य मांग 3600 L10 पे ग्रेड में शामिल करने के लिए पटवारी आज राजस्थान का हर एक पटवारी आंदोलन है। आगे अगर मांगे सरकार नहीं मानती है तो किस तरह का रहेगा पटवार संघ? राजस्थान पटवार संघ का 28 फरवरी को महासमिति की बैठक है, उसमें आगे के उग्र आंदोलन की रणनीति राजस्थान के सभी पटवारी मिलकर निर्णय करेंगे। बांसवाड़ा राजस्थान पटवार संघ पिछले 14 महीने से लगातार आंदोलनरत है। सरकार एवं पटवार संघ के मध्य 2018 में हमारे लिखित समझौता हुआ था। सरकार ने उस पर अभी तक किसी प्रकार का समझौता हमारा लागू नहीं किया है। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। हम पिछले 6 हफ्ते से लगातार शांतिवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। 6 अक्टूबर से हम लगातार पटवारियों द्वारा काली पट्टी काला मास्क बांधकर विरोध किया जा रहा है। 15 अक्टूबर से कोरोना जन जागृति कार्यक्रम भी हमने चलाया है। 14 सितंबर को एक दिन कलम डाउन पूरे राजस्थान में हमने रखी है। 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यावास पर पटवार संघ द्वारा मुख्य रैली निकाली गई है। मुख्य मांग हमारी 3600 पे ग्रेड लेवल 10 है। 9, 18, 27 के बजाय 7, 14, 21 मांगी गई तो क्या कुछ करने वाले हैं? आज आपने क्या कुछ किया? यदि राजस्थान सरकार आज पूरे राजस्थान में संभाग मुख्यालय पर पटवारियों की लाल बस्ता सड़क रैली का आयोजन किया गया है। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को एमबीबीएस के नव आगंतुक बैच के लिए ओरिएंटेशन क्लास का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार, जिला परिषद सीईओ मंजू चौधरी, गिरवा की एसडीओ डॉक्टर सौम्या झा और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल मौजूद रहे। नव आगंतुक छात्र छात्राओं के लिए मोटिवेशन के लिए आयोजित ओरिएंटेशन क्लास में नए बैच के 250 विद्यार्थी मौजूद रहे। ओरिएंटेशन क्लास में विभागाध्यक्ष, एमबीबीएस छात्र संघ, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में एसपी राजीव प्रचार ने कहा कि चिकित्सक बनना गौरव की बात है। चिकित्सक बनने के बाद सेवा का मौका मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। प्रदेश की गहलोत सरकार के आदेश के बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सोमवार से स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खुल जाने के साथ ही बच्चों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। करीब 11 महीने के बाद बच्चे एक बार फिर स्कूल पहुंचे थे। हालांकि इस बार बच्चों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई। सरकार के आदेश के बाद भी अभिभावकों की स्वीकृति के बिना बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। इससे पहले सरकार के आदेश के बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूल खोल दिए गए थे। स्कूल खुलने के साथ ही पूरे उदयपुर जिले में बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने के दौरान सबसे पहले उनके तापमान की जांच की गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी गई। स्कूल में आने वाले सभी बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया। बिना मास्क के भी स्कूल में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया कि किसी भी बच्चे के साथ चूक नहीं हो। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से पहले दिन 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया गया। कोरोना के चलते पिछले सत्र से प्रदेश के सभी स्कूल बंद थे और धीरे धीरे जब कोरोना का कहर कम होने लगा तो सरकार द्वारा प्रदेश में पहले चरण में 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोल दिए गए थे। लेकिन जब कोरोना वैक्सीन आ गई उसके बाद आंकड़ा और कोरोना का कम होने लगा। उसके बाद सरकार ने
एहतियात गाइडलाइन देते हुए 6ठी से 8वीं तक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जो आज से स्कूल खोल चुके हैं। और अभी हम खड़े हैं शहर के मनवाखेड़ा स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि क्लास चल रही है और बच्चों सोशल डिस्टेंस के साथ दूर दूर बिठाए गए हैं और एहतियात के तौर पर सभी स्टूडेंट्स ने मास्क भी लगा रखे हैं। यहाँ मनवाखेड़ा स्कूल के प्रिंसिपल हमारे पीछे, जिनसे हम जानेंगे कि सरकार द्वारा क्या गाइडलाइन के अनुरूप किस प्रकार की पालना स्कूल में कराई जा रही है। सबसे पहले तो बच्चों को बोल रखा है कि वो मास्क लगा के ही स्कूल आएंगे। इसके अलावा खाने का टिफिन घर से लाएंगे। सामूहिक रूप से यहाँ कोई MDM वगैरह व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों को दूर दूर बिठा के ही लंच में भोजन कराया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको बीच में पर्याप्त डिस्टेंस रखी गई है और कोई भी ऐसा सिम्टोमेटिक बच्चा अगर होगा तो उसके अभिभावक और मेडिकल टीम को तुरंत सूचित किया जाएगा। सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बच्चों को अभिभावकों को मीटिंग लेके अवगत करा दिया गया। ये सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया SOP जो है, इसका पालन सभी को करना है। सर, किस प्रकार जो स्टूडेंट्स को आप बिठा रहे हैं क्लासों में, कितनी संख्या में क्लासों स्टूडेंट को बुलाया जाए? जो सरकार की गाइडलाइन है उन्हें उनके अनुसार उस कमरे की जो क्षमता है उसके आधे ही बुलाना है, तो उसी के हिसाब से हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कमरा छोटा है तो संख्या अगर ज़्यादा है तो हमने लाइब्रेरी आदि हॉल बड़े कमरे उनमें ही व्यवस्था की है, छोटे कमरे में बच्चों को नहीं बिठा रहे। तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्रों को यहाँ बुलाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर क्लास में बिठाया गया है। अब कुछ छात्र भी हैं जो लंबे समय के बाद यानी 11 महीने बाद स्कूल आए हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि स्कूल आने के बाद उनको कैसा लगा और स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सुनते हैं। क्या नाम है? आप लंबे समय बाद स्कूल आए हैं, तो आप कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ बिठाया जा रहा है, हाथ सैनिटाइजर करवाए, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इतने दिन घर पे रहे, तो जब स्कूल आए हैं आप, तो अपने साथियों से भी मिलेंगे, तो आप कैसे सावधानियाँ रखेंगे? सबसे पहले तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया गया है और हमें एक दूसरे से बात करने के लिए मास्क पहनने के लिए कहा गया है और हम बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और भी छात्र हैं जी, आप थोड़ा तेज बोलिए। आप लंबे समय बाद स्कूल आए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो ये क्या किस प्रकार की व्यवस्था स्कूल द्वारा करी गई है? स्कूल में सैनिटाइजर रखा जाता है। क्या नाम आपका? आप लंबे समय बाद स्कूल आए, तो आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और तो दोस्तों से मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्कूल में सैनिटाइजर से हाथ भी साफ धो रहे हैं। तो सुना आपने छात्रों को, क्योंकि लंबे समय बाद स्कूल आए हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है उनको और उनका यही कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी उनके लिए अच्छी करी गई है। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए राजेश डांगी। यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED
आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट रेती स्टैंड उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर से सटे गोवर्धन विलास उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को 3 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले के संयोजक सुरेंद्र सिंह धाबाई ने बताया कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में इस जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल, क्विज और सेमिनार जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिले भर से अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता में 35 और मॉडल प्रदर्शन में 132 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राएं अपने अपने स्कूल से ऑनलाइन इस वर्चुअल विज्ञान मेले में जुड़े थे। बुधवार को इस मेले का समापन होगा। क्विज प्रतियोगिता के संयोजक मनोज पाठक ने बताया कि क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं में से सबसे पहले अंतिम 12 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। इसके बाद विजेता और उपविजेता की घोषणा की जाएगी। चूंकि इस बार सब कुछ वर्चुअल मोड पर है, इसलिए बच्चे सब ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। इसमें हमारे पास में क्विज में 35 बच्चों का पंजीकरण हुआ है पूरे जिले से, सेमिनार में 22 और प्रदर्श जो मॉडल हैं उसमें 132 बच्चों ने अपना पंजीकरण किया है। सेमिनार में जूनियर वर्ग भी है और सीनियर वर्ग भी है। 2 वर्गों में हमारे प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और पहली बार ये वर्चुअल मोड पर हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा भी है, सेमिनार में बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं। आज का जो समय था सेमिनार प्रतियोगिता के लिए 11 बजे हमने शुरू किया, इसके बाद 2 बजे जूनियर वर्ग का हमारे मॉडल का होगा और क्विज भी अभी ऑनलाइन शुरू होने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि गांव में भी जहां पर नेट कनेक्टिविटी की समस्या है तो बच्चे पास के विद्यालय में जाकर जहां पर नेट अवेलेबल है वहां से जुड़ रहे हैं और अपना प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। क्विज प्रतियोगिता 2 चरणों में पूर्ण हो रही है। पहला चरण जो आज पूरे राजस्थान में हो रहा है वो क्वालिफाइंग राउंड लिखित, जिसमें सभी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और उसमें से 12 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे मेरिट के आधार पे। उन बच्चों का कल मौखिक परीक्षा वर्चुअल माध्यम से होगी। यह पूरे राजस्थान में पहली बार हो रहा है। सभी बहुत अच्छे से सहयोग दे रहे हैं और टेक्निकली सभी नॉन हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मॉडल में कैसे सिलेक्शन हुआ? इसी तरह से RSC शिक्षा सेतु नामक बहुत ही सिंपल एक ऐप सभी को डाउनलोड करवाया गया है, जिसके माध्यम से गूगल मीट जैसे अपन करते हैं वैसे सभी बच्चे जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आप लाइव देखेंगे। अभी हमारे यहाँ सेमिनार चल भी रहा है तो बच्चे किस तरह से उसमें भाग ले रहे हैं और इस तरह से प्रत्येक का निर्णायक 3 निर्णायक उनके प्रदर्शन को व्यवस्थित रूप से देखकर उनकी मेरिट निर्धारित करेंगे, उनमें स्थान प्रदान करेंगे। उदयपुर जिले की 3 नगर निकाय चुनाव की सारी सरगर्मियां और उठापटक खत्म हुई। सलूम्बर, भिंडर और फतेहनगर में जिलाध्यक्ष के चेहरे साफ होने के साथ ही सोमवार को उपाध्यक्ष भी बना दिए गए। सलूम्बर में जनता जनार्दन ने 30 सालों के इतिहास को बदलते हुए इस बार कांग्रेस को चुना है। सलूम्बर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रद्युमन कोड़िया को जीत मिली है और कांग्रेस के ही अब्दुल रहूफ को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस बार हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से भागे हुए पार्षदों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया है। फतेहनगर में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराते हुए अपना पालिका अध्यक्ष बनाया था, वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के नितिन सेठिया ने विश्वास जीता है। तीनों कस्बों में सबसे हॉट भिंडर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर जनता सेना ने कब्जा जमाया और उपाध्यक्ष की दावेदारी में भी जनता पर ही भरोसा जताया है। भिंडर में उपाध्यक्ष के पद पर मगनी राम ने जीत हासिल की है। तीनों ही पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चेहरे साफ होने के साथ ही कस्बों में आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया और विभिन्न राजनीतिक टोलियों ने शक्ति प्रदर्शन किया।
कोरोना के 11 माह बाद सोमवार से राज्य सरकार के निर्देश के चलते कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सभी स्कूल खुल गए। भीलवाड़ा जिले के 572 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया। विद्यालयों में छात्र छात्राओं को मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही प्रवेश दिया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए एक दिन छोड़कर कक्षा के 50% छात्रों को ही बुलाया जा रहा है। इधर सरकार के आदेश के बाद सभी स्कूलों के साथ साथ सिनेमाघर भी खोल दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मराम चौधरी ने बताया कि जिले के 572 विद्यालयों में 97,992 छात्रों का नामांकन है। इनमें से एक दिन 50% और दूसरे दिन 50% बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। भीमगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका प्रभा ने कहा कि छात्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी साथी से कोई भी वस्तु ना लें और आवश्यक दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही कक्षाओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। सर, राजकीय विद्यालय जिनमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और मॉडल स्कूल सम्मिलित है, इसमें कक्षा 6 से 8 के 572 विद्यालय हैं जिनमें आज कक्षाएं प्रारंभ हो गई है और कुल नामांकन 97,992 है जो अब बच्चे आज स्कूल आएंगे। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 50% बच्चों को बुलाया जाएगा और कोविड-19 की पूर्णतः पालना की जाएगी। विद्यालय लगभग 267 दिन के बाद में कोरोना महामारी के लक्षण कम आने और मरीज कम आने के बाद थोड़ी सुरक्षा महसूस करने के बाद विद्यालय में शिक्षण कार्य राज्य सरकार के द्वारा और देश में सभी जगह पर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ विद्यालय में भी हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में 6ठी से 8वीं के कक्षा के बालकों को बुलाया गया है। इनको इस महामारी से बचने के लिए सुरक्षा के मुख्य नियमों को बताया गया है, जैसे 2 गज दूरी का ध्यान रखें, प्रतिदिन मास्क लगाकर ही विद्यालय में आएँ और आसन घर से लाएँ, अपने बोतल पानी की अलग अलग लेके आएँ, खाने की चीज़ें और पढ़ाई से संबंधित सभी सामान कोई भी एक दूसरे से आदान प्रदान न करें, इस बात का ध्यान रखते हुए और सुरक्षित तरीके से विद्यालय में आएँ। अगर किसी को सर्दी जुकाम या खांसी या बुखार लगे तो वो घर पे ही रहें और स्वस्थ महसूस करने पर ही विद्यालय में आएँ। विद्यालय में प्रतिदिन मास्क पहनकर आएँ, बिना मास्क के ना आएँ। बांसवाड़ा शहर में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि शहर के बाहरी हिस्सों में लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। कारण अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को बंदर काट चुके हैं। उनमें से कुछ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो कई लोगों के टांके आ चुके हैं। नगर परिषद की ओर से अभी तक बंदरों को पकड़ने में जितने भी प्रयास किए गए हैं वे सभी पूरी तरह से विफल रहे हैं। ऐसे में भागाकोट, मुस्लिम कॉलोनी और मदार कॉलोनी ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चे अब अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। लड़की यहाँ बाहर खेल रही थी तो इसको काट खाया है। किसने काटा? बंदर ने। कब? ये शुक्रवार के दिन। फिर उसके बाद कोई यहाँ आया? आए थे ना, पुलिस में सब आई तो थी पकड़ने, पर वो बंदर पकड़ा है थोड़ी। क्या हुआ था? बंदर काटा था। कब? ये 24 तारीख को काटा था। 24 जनवरी। आप कहाँ थे उस समय? यहाँ सोया था, धूप में सोया हुआ काटा। बांसवाड़ा शहर के बिजली विभाग के बाहर सोमवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। झरी, निचला घंटाला, उपला घंटाला, घाघरवा, छोटी सरवन और आंबापुरा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने प्रदर्शन के बाद कहा कि उनके बिल में बहुत अधिक राशि आई है। जहां 2 से 3 हजार रुपए का बिल आता था, वहां पर 10 से 12 हजार रुपए बिल आ गया है। किसान पहले से परेशान हैं और इतना ज्यादा बिल होने की वजह से उसे कैसे भुगतान करेंगे। हंगामा कर रहे किसानों ने ऑफिस के कई गेट बंद कर दिए तो कुछ शाखाओं के कर्मचारी स्वयं ही गेट बंद कर इधर उधर खिसक गए। ऐसे में विभाग के एक्सआईएन एमडी चौधरी बात करने के लिए पहुंचे। इस पर ग्रामीण और ज्यादा उखड़ गए और खरी खोटी सुना दी। स्थिति यह हुई कि ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिजली के बिल मीटर के अनुसार नहीं आते हैं। लाइनमैन शराब के नशे में यहाँ वहां धुत पड़े रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं करते। ऐसे में एक्सआईएन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया और कहा कि वे अब जब तक बिजली के बिल जमा नहीं कराए जब तक वह सभी की जांच पड़ताल नहीं करवा लेते। बिजली का बिल हमारा एक तो रीडिंग लेने नहीं आता है और बिल रोड पे मकान है उसको देखे ज़्यादा बिल मिलता नहीं हमको टाइम पे। बिल मिलता नहीं, पैसा कैसे भरेंगे हम? अचानक लास्ट दिन मिला,
लास्ट दिन मिला तो कहाँ से पैसा बनेगा? क्या समस्या तो एग्रीकल्चर कनेक्शन में डीबीटी का है, डीबीटी में अमाउंट ज़्यादा आ गया है, जिस कारण से कर है और कह रहे हैं रीडिंग का, तो रीडिंग का हम वेरीफाई करा लेंगे। वो तो 100-200 जो होगा जो कर देंगे, उसमें तो कोई बड़ा काम नहीं है। एक सर ग्रामीणों का आरोप है कि जो लाइनमैन है वो दारू पी करके पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मेरे पास में अभी कोई आया नहीं। अभी आपके सामने कई ग्रामीण, उनके कहने से नहीं होगा ना, वेरीफाई बिना कराए उनके कहने से थोड़ी मानेंगे। तो ये इतने सारे ग्रामीण इन सबके कनेक्शन वेरीफाई कराएंगे आप? हाँ, कराएंगे ना। ग्रामीण तो एग्रीकल्चर कराना है, डोमेस्टिक का तो कोई मतलब है नहीं, एग्रीकल्चर कराना है। बांसवाड़ा शहर के गोविंद गुरु कॉलेज के बाहर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। एबीवीपी के सदस्यों ने बताया कि नॉन टीएसपी क्षेत्र के क्रमिक टीएसपी क्षेत्र में अपने लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, उनका नियमानुसार स्थानांतरण सरकारी आदेश के तहत हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने आज दिन तक किया नहीं, जबकि कागजों में स्थानांतरण किया हुआ बताया जा रहा है। अखिल भारतीय छात्र संघ के सदस्यों ने पूर्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेताया था कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है कि टीएसपी क्षेत्र में जो नॉन टीएसपी कर्मचारी कार्यरत है जो शिक्षा विभाग में, उनका लंबे समय से यहाँ से स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने 2 बार पहले ज्ञापन दे चुके मुख्यमंत्री के नाम, फिर भी मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक इस मांग की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। यहाँ से जो जनजाति क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र में जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो बीएड एसटीसी अभ्यर्थी, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में नॉन टीएसपी के 1200 के लगभग कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है, वो अपने गृह क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फिर भी सरकार अभी तक सोई हुई है और यहाँ से उनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। अगर विद्यार्थी परिषद की इस मांग को मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, आगामी 7 दिनों के अंदर विद्यार्थी परिषद यहाँ के सभी बेरोजगार मिलकर रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन करेगा। बांसवाड़ा शहर में कुछ स्थानों पर राशन डीलरों की मनमानी सामने आ रही है। कारण यह है कि राशन डीलर उपभोक्ताओं को सड़ा गला और खराब गेहूं दे रहे हैं। इस बात का खुलासा सोमवार को उस समय हुआ जब काली कल्याण धाम निवासी इकबाल खान नाम का अधेड़ व्यक्ति, जो कि अंत्योदय कार्डधारी है, वह कलेक्ट्रेट पहुंचा और उसने रसद विभाग के सामने अपना डेरा जमाया और राशन डीलर के द्वारा दिए गए गेहूं 2 बोरी में लाकर रख दिए। इसके साथ ही हर आने जाने वाले को उन गेहूं पर निगाह पड़ी तो हर किसी की लालसा जगी कि आखिर मामला क्या है। ऐसे में ये मामला जिला रसद अधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल प्रवर्तन अधिकारी सोहन सिंह को बुलवाया और मामले की जांच के आदेश दिए। साथ ही पीड़ित को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। ये गेहूँ इसलिए लेकर गया, देख लो सर, और ऊपर से फिर दादागिरी, कहना मतलब क्या, और 1 साल से मैं बोल रहा हूँ यार ये गेहूँ ऐसे ही आते हैं क्या? सब जगह मैं घूमता फिरता देखता हूँ गेहूँ बढ़िया से बढ़िया है। अरे तुम तो शिकायत करो जिसको भी करना है इसका, मैं क्या कर सकता हूँ। कौन से वार्ड की है समस्या? ये वार्ड 19 से 20 है, रोज वार्ड बदलाते रहते, इतना दिमाग में है। राशन कार्ड है मेरे साथ। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाकाल मंदिर ट्रस्ट के प्रति लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। भक्तों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर जताया विरोध तो साधु संतों ने आवाज की बुलंद। अतिक्रमण हटाने में निगम कर रहा है भेदभाव। छेड़ी रेत चौक में रसूखदार व्यापारी का अतिक्रमण नहीं हटाकर अन्य व्यापारियों से किया सौतेला व्यवहार। गुड बाय का स्टेटस डालने के बाद युवक ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। आखिरी सलाम में लिखा, चलो कुछ दिनों के लिए दुनिया छोड़ देखते हैं कितना याद करते हैं लोग। और लेक सिटी में हुआ सेना भर्ती का आगाज। पहले दिन 3500 युवाओं ने दौड़ में लिया भाग। 28 फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया। ATN उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।